please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर से नोटबंदी को लेकर बहस तेज हो गई है। सिस्टम में 99.3% नोट वापस आने की रिपोर्ट के बाद सरकार निशाने पर है। नोटबंदी के लक्ष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस जहां हमलावर है और नोटबंदी को घपला बता रही है, वहीं एक बार फिर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखकर नोटबंदी का बचाव किया है। अरुण जेटली ने लिखा है कि नोटबंदी का लक्ष्य सिर्फ 500 और 1000 रुपए पर पाबंदी लगाना नहीं था। इसका टारगेट टैक्स का बेस बढ़ाना और इकोनॉमी को औपचारिक बनाना था। उन्होंने लिखा कि जब कैश बैंक में जमा होता है, इसका स्वामित्व का पता चल जाता है। 18 लाख जमाकर्ता रडार पर है। जेटली ने यह भी लिखा कि बहुतों से टैक्स और पेनल्टी वसूली जा रही है। बैंकों में जमा कैश का मतलब ये नहीं है कि सारा पैसा सफेद ही है। लेकिन राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने नोटबंदी को आजाद भारत का सबसे बड़ा घपला बताया। नोटबंदी कोई गलती नहीं थी। नोटबंदी आपके ऊपर आक्रमण था। नोटबंदी आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी गई थी। गलतफहमी में मत आइए, यह गलती नहीं थी। यह जानबूझ के आपको नष्ट करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए और सबसे बड़े अमेज़न जैसे बिजनेस के लिए रास्ता खोलने का तरीका है। वहीं राफेल डील पर राहुल गांधी ने जेटली पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच की मांग पे कुछ बोल नहीं रहे हैं और ब्लॉग लिखकर सरकार का बचाव कर रहे हैं। 24 घंटे होने वाले हैं। अरुण जेटली जी ब्लॉग लिख रहे हैं, लंबे लंबे ब्लॉग लिख रहे हैं, मगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में अरुण जेटली जी ने कुछ नहीं बोला। अब मैं समझता हूं कि अरुण जेटली जी फंस गए हैं, क्योंकि परमिशन तो नरेंद्र मोदी जी को देनी है। अरुण जेटली जी पता नहीं पूछा या ना पूछा, शायद वो इतना घबराए कि पूछो भी ना। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी तोते की तरह 2 साल से एक ही बात दोहरा रहे हैं। PPPC अर्थात पैरॉट पैटर्न प्रेस कॉन्फ्रेंस, तोता की तरह जो ये 3-4 साल से उन्हीं चीजों को रटे जा रहे हैं। गब्बर सिंह टैक्स, डिमोनेटाइजेशन में 15 उद्योगपतियों को सब कुछ दे दिया गया, देश बर्बाद हो गया। रफाल में इस प्रकार से लूट मची, डील हुआ। हम देख रहे हैं 2 वर्षों से लगातार इसी प्रकार का तोता रटंत राहुल गांधी जी करते आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विधि आयोग ने लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ कराने को लेकर संविधान में बदलाव की सिफारिश की है। आयोग के मुताबिक मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के तहत एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। आयोग ने अपनी सिफारिशें कानून मंत्रालय को सौंप दी है। कमीशन ने कहा है कि देश को हर वक्त चुनावी माहौल से निकालने के लिए एक साथ सारे चुनाव कराना ही समाधान है। आयोग का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से पैसा बचेगा और अच्छे से नीतियां लागू की जा सकेंगी और प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ घटेगा। इससे विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। बात करते हैं शेयर बाजार में हुए कारोबार की। आज अगस्त वायदा सीरीज की कमजोर एक्सपायरी देखने को मिली है। कारोबार की शुरुआत तो कमजोरी के साथ हुई, लेकिन आखिरी घंटे में अच्छी रिकवरी आई। सेंसेक्स और निफ्टी हल्की गिरावट के साथ बंद हुए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा दबाव हमने देखा। बैंक निफ्टी 120 अंक कमजोर होकर बंद हुआ है। हालांकि स्मॉल और मिड कैप शेयरों में खरीदारी का रुझान रहा, जिसने इंडेक्स को हरे निशान में क्लोजिंग देने में आज सहायता की है। और आज रुपए की कमजोरी और कच्चे तेल में बढ़त ने बाजार का मूड बिगाड़ा है और खासकर बैंक और ऑटो शेयरों में प्रेशर हमने देखा। गिरने वाले दिग्गजों की बात करें तो निजी बैंकों में इंडसइंड और HDFC बैंक शामिल रहे। रुपए में और कमजोरी गहरा रही है और आज रुपया 15 पैसे कमजोर होकर 70 रुपये 74 पैसे के पार बंद हुआ है। लगातार कमजोर हो रहे रुपए पर CNBC आवाज ने बैंकर्स के साथ एक पोल किया है। क्या कहना है बैंकर्स का? रुपए की गिरावट पर और कितना असर पड़ेगा, कितना कमजोर होगा रुपया? बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिसर्च हेड आशीष वर्मा। आशीष, रुपए की कमजोरी हम देख रहे हैं लगातार गहरा रही है, लेकिन CNBC आवाज ने जो बैंकर्स पोल कराया है उसमें क्या रुझान आ रहे हैं, कितनी कमजोरी और बढ़ सकती है?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, रिकॉर्ड लोज और लगातार एक कमजोरी बढ़ती हुई आपको रुपए में नजर आ रही है। तो हमने तमाम देश के जाने माने टॉप बैंकर्स के बीच में एक पोल कराया, ये जानने की कोशिश थी कि रुपया ट्रफ आउट कहां, यानी कि एक गिरावट जो रुपए में लगातार आ रही है कहां थमती हुई नजर आएगी, कहां रुकेगी। जो ऑप्शंस दिए हमने कहा 71.5, 72, 73 और 74, ये 4 विकल्प हमने अपने बैंकर्स को दिए और 40% पोल रिस्पोंडेंट्स मानते हैं कि शायद 72 तक के लेवल्स पर जाकर ये गिरावट शायद थमती हुई नजर आए। बाकी के तमाम स्लैब्स पे 20% पार्टिसिपेंट ने रिस्पॉन्ड करा है, तो सबसे बड़ा तबका यही है। लेकिन 72% भी ध्यान रखें, कल के क्लोजिंग से इसका मतलब है कि 2% के आसपास की और कमजोरी यहां पे बैंकर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं रुपए में देखने को मिलेगी। और ये कमजोरी आपको याद होगा जुलाई में जब वो ट्रेड डेफिसिट का आंकड़ा आया था, $18 बिलियन के आसपास जाके खड़ा हुआ था, 5 साल के हाईस थे, उसके बाद से रुपये का मूड बिगड़ता हुआ नजर आया था। और कल कहा गया है सरकारी बैंक की तरफ से डॉलर सेलिंग होती हुई नजर आई है और डीलर्स हमें बता रहे हैं 70.5 के लेवल्स पर ये सेलिंग हुई है। मंथ एंड जो डिमांड आ रही है इंपोर्टर्स की तरफ से, खास तौर पे रिफाइनर्स की तरफ से, और कच्चे तेल की जो कीमतें उछाल दिखा रही हैं उसके चलते रिफाइनर्स की तरफ से डिमांड और बढ़ती हुई नजर आई है। और इसके साथ साथ ग्लोबल चिंताएं जो बनी हुई हैं, हमने कल भी देखा था टर्किश लीरा में प्रेशर देखने को मिला था, साउथ अफ्रीकन रैंड दबाव में था, ब्राजीलियन इलेक्शंस के चलते हम देख रहे हैं रियल में, और उसके बाद अर्जेंटीनियन पीसो में, इन सब में दबाव देखने को मिल रहा है। तो उसका भी खामियाजा इस समय हमारा रुपया भुगतता हुआ। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आशीष। सोशल मीडिया और कुछ न्यूज वेबसाइट पर बैंकों की छुट्टी को लेकर अफवाह फैल रही है कि आप अपना बैंक का काम जल्द से जल्द निपटा लें क्योंकि बैंकों में बड़ी छुट्टी जल्द होने वाली है। वायरल हुए झूठ का असल सच बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, ये बताएं कि बैंकों में छुट्टी का झूठ आखिर क्या है और इस वायरल झूठ के पीछे हकीकत क्या है? दरअसल ये मैसेज सिर्फ आपको नहीं आया, मुझे भी 48 घंटे में कई अलग अलग स्रोत से आए मैसेज और कई सारे लोगों के पास ये मैसेज आए और लोगों ने मुझसे पूछना भी शुरू कर दिया कि आखिर मैं क्या करूं, क्या बैंकों से पैसे अभी निकाल लूं जितनी ज़रूरत है, बैंक में कामकाज ठप रहेगा। तो जब मैं इस मैसेज की पड़ताल किया, जो वायरल मैसेज है, पहले तो बताऊँ वायरल मैसेज क्या कहता है। वायरल मैसेज कहता है कि 2 सितंबर को, जो कि रविवार है, उस दिन बैंक बंद रहेगा। 3 सितंबर को जन्माष्टमी के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। 4 और 5 सितंबर को बैंक के हड़ताल हैं, इस वजह से बैंक बंद रहेंगे। और 8 और 9 सितंबर को शनिवार और रविवार है, इसलिए बैंक बंद रहेंगे। और इस दौरान हो सकता है कि एटीएम में कैश बिल्कुल भी ना रहे। तो जब मैं इस मैसेज की पड़ताल की तो पता चला इनमें से अधिकांश बातें बिल्कुल भी झूठ है, कहीं इसका कोई आधार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मैसेज है इसमें 3 सितंबर को कहा गया जन्माष्टमी है, बैंक छुट्टी पर रहेंगे। ऐसा नहीं है। दिल्ली में जन्माष्टमी के मौके पर बैंकों में कोई छुट्टी नहीं दी गई है। बैंक के कई अधिकारी कर्मचारियों से मैंने ये चेक किया। इसमें यह कहा गया है कि 4 और 5 सितंबर को बैंक के कर्मचारी स्ट्राइक पर रहेंगे, हड़ताल पर रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक का कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी 4 और 5 सितंबर को हड़ताल पर नहीं रहने वाला है। रिजर्व बैंक के कर्मचारी जो हैं वो सामूहिक छुट्टी पर रहने वाले हैं, लेकिन रिजर्व बैंक के कर्मचारियों, अधिकारियों की छुट्टी होने से बैंकों के रोजमर्रा के कामकाज पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए यह कहना है कि बैंक 6 दिन बंद रहेंगे और एटीएम खाली हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत है। इसलिए आप इस मैसेज पर बिल्कुल ध्यान न दें, इस मैसेज को किसी को फॉरवर्ड ना करें और इस मैसेज को पढ़कर बैंकों में अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल भी ना बनाएं। आप हमारे साथ बने रहें लक्ष्मण, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की ओर। एनपी के खिलाफ कार्रवाई में रिजर्व बैंक को जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों और वाजिब वजहों से कर्ज नहीं चुकाने वालों के बीच अंतर करना चाहिए। वित्तीय मामलों पर संसद की स्थायी समिति इसकी सिफारिश करेगी। इसके साथ ही आरबीआई को ज्यादा अधिकार देने पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। पूरी खबर के लिए फिर से जुड़ते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये समझाएं कि एनपीए को लेकर समिति की जो सिफारिशें हैं उनमें मेन पॉइंट्स क्या है, उसकी हाइलाइट्स क्या है? देखिए, समिति जो सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश करेगी वो ये है कि रिजर्व बैंक को एनपीए से निपटने में थोड़ा सा व्यवहारिक होना पड़ेगा। कि एनपीए यानी कि जिन लोगों ने कर्ज नहीं चुकाया है उसमें 2 तरह के लोग हैं। हर कर्जदार जो कर्ज नहीं चुका रहा है वो गुनहगार नहीं है। एक कर्जदार तो वो है जो कर्ज चुकाने की क्षमता रखता है लेकिन जानबूझकर कर्ज नहीं चुका रहा है, तो ठीक है, आप उसके खिलाफ पूरी सख्ती बरतिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक दूसरा कर्जदार की बड़ी संख्या है जो कर्ज तो चुकाना चाहता है लेकिन सरकारी नीतियों में समय समय पर बदलाव होने की वजह से उसकी कंपनी घाटे में चली गई, जिसकी वजह से कर्ज नहीं चुका रहा है। इसके लिए वो गुनहगार नहीं है। सरकारी नीतियों में बार बार बदलाव किया जाना इसके लिए गुनहगार है, इसलिए उसको आप जुर्माना मत दीजिए। उससे एनपीए के
के मामले में थोड़ी सी नरमी बरतिए ताकि थोड़ा सा व्यवहारिक रवैया अपनाए। साथ ही साथ समिति ये भी कहने जा रही है कि एनपीए को लेकर, स्ट्रेस एसेट को लेकर जो फ्रेमवर्क आपने बनाया है, इससे एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर आपको फिर से विचार करने की जरूरत है। समिति की एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बैंकों में फ्रॉड काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। पूरे वित्तीय संस्थानों में फ्रॉड की बात करें तो कारोबारी साल 2017 में ये फ्रॉड 23,930 करोड़ रुपए के हुए थे, जो कारोबारी साल 2018 में बढ़ करके 32,080 करोड़ के आसपास पहुंच गए। यानी एक साल में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई, इसलिए आपको इस पर अंकुश लगाना होगा। समिति यह भी कहने जा रही है कि बैंकों में डर का माहौल नहीं होना चाहिए, बैंक कर्मचारी खुलकर काम करें, इसके लिए उनको इंसेंटिव दीजिए। और रिजर्व बैंक ने जो समय समय पर यह उठाया सवाल कि सरकारी बैंकों को नियंत्रण करने के लिए हमें ज्यादा अधिकार देने की जरूरत है, तो समिति सरकार से भी सिफारिश करने जा रही है कि आप रिजर्व बैंक को जरूरी अधिकार दीजिए ताकि सरकारी बैंकों का पर्याप्त नियंत्रण किया जा सके। और यह समिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है, इसको समिति ने स्वीकार कर लिया है और संसद के अगले सत्र में इसे संसद में पेश किया जाएगा। तमाम डिटेल्स के लिए। और खर्च नहीं हुआ एमपी फंड का आधा पैसा, बताएंगे पूरी खबर आपको इस ब्रेक के बाद। चुनाव आने वाले हैं, लेकिन आपके एमपी साहब को विकास का जो फंड मिला है उसका आधे से ज्यादा खर्च नहीं हुआ है। जी हां, सांसद विकास फंड के करीब 12,000 करोड़ रुपए लाल फीताशाही में फंसे हुए हैं। अब सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि चुनावी साल में ये पैसा खर्च हो जाए। अपने इलाके में सड़क, नाली, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं तैयार करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को हर साल 5 करोड़ का फंड मिलता है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी 789 सांसदों के एक पूरे कार्यकाल में 20,945 करोड़ रुपए बतौर सांसद निधि आवंटित किए जाते हैं। अब चुनाव सिर पर है, लेकिन 4,773 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं हुए हैं और यूटिलाइजेशन और ऑडिट सर्टिफिकेट के अभाव में 7300 करोड़ रुपए अटके पड़े हैं। यानी कुल मिलाकर 12,000 करोड़ रुपए अभी तक खर्च नहीं हुए या फिर अटके पड़े हैं। ये पैसा खर्च करवाने के लिए अब केंद्र सरकार सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख रही है। So many states, they could not give us the audit certificate, the utilization certificate, the MPR monthly reports. So we could not able to release certain funds. That's all. But time and again, our department is meeting with the chief secretaries, other nodal officers, and we are giving them feedback what need to be done and how it should be done. सरकार अब सांसद निधि को मोबाइल ऐप से जोड़ने जा रही है। 2 महीने के बाद सांसदों के विकास कार्यों की जियो टैगिंग हो जाएगी और प्रोग्रेस रिपोर्ट का ब्यौरा तत्काल अपडेट किया जा सकेगा। इसके लिए जिम्मेदार नोडल अधिकारियों की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। डेफिनेटली इसे इम्प्रूव करेगा। एक तो हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा, यूसीसी से हम डायरेक्टली मिनिस्ट्री को यहाँ भेज देंगे तो उससे टाइम बच जाएगा हमारा। लेकिन और दूसरा की जो काम है वो प्रॉपरली हो पाएंगे उससे। जी और मॉनिटरिंग भी अच्छी ठीक रहेगी स्टेट लेवल पे भी। आईटी बेस्ड एप्लीकेशन आ गया है तो उससे वो टाइम हमारा ट्रांजैक्शन का जो 15-20 महीना लगता था वो इतना कम हो जाएगा। तो तुरंत हम लोग जैसे ही वहाँ से अपलोड करेंगे जिले से, यहाँ दिल्ली में दिखेगा और यहाँ से पैसा रिलीज हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम की बचत होगी, तेजी आएगी। वजह चाहे जो हो, लेकिन सांसद फंड खर्च ना हो पाना सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब सांसद अपने इलाके के लिए मिला पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं, तब देश के विकास को लेकर उनकी गंभीरता समझी जा सकती है। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मामले में एक अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य ऐसी स्थिति में किसी दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेंगे जबकि उनकी जाति उस राज्य में आरक्षण की श्रेणी में नहीं आती हो। आज न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्ष वाली 5 जजों की बेंच ने ये निर्णय सुनाया है। आज अमर सिंह रामपुर में प्रेस वार्ता करने पहुंचे, लेकिन उन्होंने जैसे ही आजम खान का नाम लिया उस पर हंगामा मच गया, कुर्सियां फेंकी गई और मेज तोड़ दिया गया। दरअसल पूरा बवाल सिर्फ इस बात पे शुरू हो गया कि अमर सिंह ने आजम खान को आजम खान कह दिया और प्रेस वार्ता में मौजूद एक शख्स ने आजम खान बोले जाने पर ऐतराज जताया। अब बात अमेजॉन की, जो कराएगा हिंदी में शॉपिंग।
अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन हैं लेकिन अंग्रेजी ना आने के चलते कतराते हैं या घबराते हैं, तो इसका हल निकाल लिया गया है अमेज़ॉन के जरिए। जी हां, अब अमेज़ॉन हिंदी पढ़ने और समझने वालों के लिए अपनी वेबसाइट पर हिंदी में शॉपिंग करने का ऑप्शन भी जोड़ रहा है। इस खबर पर और डिटेल में बात करते हैं, संवाददाता भावना सती हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, अमेज़ॉन का जो हिंदी वर्जन है वो कब लॉन्च होगा? आखिर हिंदी वर्जन लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ गई और क्या ये मोबाइल और डेस्कटॉप जैसे सभी प्लेटफॉर्म्स पर आएगा? तो अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को हिंदी यूजर्स तक पहुंचाने के लिए भी अमेज़ॉन अब अपना हिंदी वर्जन लेकर आ गया है। फिलहाल ये वर्जन सिर्फ मोबाइल वेबसाइट पर अवेलेबल है। ऐप और डेस्कटॉप पर आने में अभी से वक्त लगेगा। बहुत इजी होगा हिंदी में वेबसाइट को चेंज करना। मेन्यू पर जाना है, नीचे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन दिखेगा, उसे चूज करिए और हिंदी में शॉपिंग करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया है? फ्यूचर को देखकर यहाँ पर अमेज़ॉन ने एक कदम उठाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में जो हिंदी या फिर जो भारतीय भाषा के यूजर्स हैं, इंटरनेट यूजर हैं, उनका आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। 2021 तक जो भारतीय भाषा में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उनका आंकड़ा 53.6 करोड़ पहुँच जाएगा। वहीं अगर हम इसे इंग्लिश इंटरनेट यूजर से कंपेयर करें तो वो सिर्फ 20 करोड़ ही रह जाएगा। अब करंट यूज़र की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो ग्रामीण इलाके में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उसमें करीब 76% जो लोग हैं वो भारतीय भाषाओं में कंटेंट देखना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ जो शहरी इलाकों में भी लोग हैं उसमें से करीब 66% जो हैं वो भारतीय भाषाओं में कंटेंट देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अपने फ्यूचर की तैयारी अमेज़ॉन कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि आने वाले वक्त में इंटरनेट यूज़र बनने वाले हैं उनको ध्यान में रखकर यहाँ पर वेबसाइट का हिंदी वर्जन उतार दिया गया है। शुक्रिया भावना तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन अमेज़ॉन की तैयारी रिटेल स्टोर में भी छाने की है, सिर्फ ऑनलाइन में आकर हिंदी में शॉपिंग करवाने की नहीं है। भारत में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए ऑनलाइन कंपनी अमेज़ॉन ने लंबी शॉपिंग लिस्ट तैयार कर ली है। ऑफलाइन रिटेल दबदबा बनाने के लिए कंपनी स्पेंसर रिटेल में हिस्सा खरीदने की तैयारी में है। अमेज़ॉन के इस प्लान पर आइए तमाम डिटेल्स के साथ जुड़ रही हैं संवाददाता आयुषी डिमरीन से बात करते हैं। आयुषी, ऑफलाइन मार्केट में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए आखिर अमेज़ॉन ने क्या एक्शन प्लान बनाया है? किन किन ब्रांड्स को, कंपनियों को अप्रोच किया गया है? अमेज़ॉन कई रिटेल स्टोर्स में अपनी हिस्सेदारी खरीदने पर चर्चा कर रहा है। स्पेंसर्स रिटेल से भी अमेज़ॉन माइनॉरिटी स्टेक यानी छोटी हिस्सेदारी खरीदने पर चर्चा कर रहा है। हालांकि जो बातचीत है ये काफ़ी शुरुआती दौर पे है। इसके अलावा आदित्य बिरला के जो मोर रिटेल चेन है उस पर भी अपनी हिस्सेदारी खरीदने की बातचीत कर रहा है। साथ ही जो फ्यूचर ग्रुप है किशोर बियानी का, उसमें भी हिस्सेदारी खरीदने की, माइनॉरिटी स्टेक यानी छोटी हिस्सेदारी खरीदने की बातचीत चल रही है। हालांकि पहले ही अमेज़ॉन और फ्यूचर ग्रुप की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो चुकी है, यानी अमेज़ॉन इन पर आपको फ्यूचर ग्रुप के जो कपड़े सामान है वो सब ऑलरेडी मिलते हैं। लेकिन अब वो एक हिस्सेदारी खरीदने पर भी चर्चा कर रहे हैं। अगर ये तीनों डील पूरी हो जाती हैं तो 1700 स्टोर्स होंगे जिसमें अमेज़ॉन की हिस्सेदारी होगी, उसका स्टेक होगा। और ये काफ़ी बड़ी बात होगी अमेज़ॉन की, उसकी जो ऑफलाइन रिटेल प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, अपने प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी बड़ी बात होगी। क्योंकि जो अमेज़ॉन नाउ का हाइपर लोकल जो ऐप है जिसमें वो डिलीवरी फास्ट करना चाह रहा है, अपने लोगों तक जल्दी 2 घंटे में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अगर इन सब डील से उस जो उसकी स्ट्रैटेजी है, वो जो उसका काम है, उसको तेज़ी मिलेगी, काफ़ी लोगों तक पहुंचेगा, काफ़ी ऑफलाइन प्रेजेंस स्ट्रेंथन होगी। साथ ही जो वॉलमार्ट जैसे इसके कंपेटिटर्स हैं उनको भी वो कॉम्पिटिशन दे पाएगा। शुक्रिया आयुषी तमाम डिटेल्स के लिए। और चलिए अब बात करते हैं इंडोनेशिया में चल रहे एशियन गेम्स की। एशियाड में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। 12वें दिन भारत ने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। आज का पहला गोल्ड जोन्सन जॉनसन ने 1500 मीटर रेस में जीता है। इसके तुरंत बाद ही 4x400 मीटर रिले में महिला टीम ने गोल्ड हासिल कर लिया। मेंस 4x400 मीटर रिले टीम को सिल्वर मेडल मिला है। महिलाओं की 1500 मीटर रेस में पीयू चित्रा ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। डिस्कस थ्रो में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सीमा पुनिया ने 62.26 मीटर तक चक्का फेंककर मेडल जीता है। और आज हॉकी ने भारत के सोने जीतने की उम्मीदों को तगड़ा झटका इससे लगा है। मेंस हॉकी टीम सेमीफाइनल में मलेशिया से हार गई और फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ। ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान से भिड़ेगी। आइए एक नजर मेडल टैली पर भी डाल लेते हैं। एशियन गेम्स में चीन 112 गोल्ड के साथ मेडल टैली पर टॉपर बना हुआ है। उसके नीचे जापान है 59 गोल्ड्स के साथ नंबर 2 पर। तीसरे नंबर पर है साउथ कोरिया जो 39 गोल्ड जीतकर रैंकिंग में नंबर 3 पर है। भारत की बात करें तो मेडल टैली में भारत 13 गोल्ड, 21 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज जीतकर नंबर 8 पर है।
बाढ़ राहत का सामान सौंपने के लिए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी खुद केरल में हैं। वो आज कुट्टानाड के एक रिलीफ कैंप में गई और वहां रह रहे लोगों से मुलाकात की। वहीं उन्होंने बच्चों के साथ भी समय बिताया। नीता अंबानी ने कहा है कि रिलायंस फाउंडेशन वहां स्कूलों को दोबारा खड़ा करने में भी मदद करेगा। रिलायंस फाउंडेशन ने केरल में 71 करोड़ की मदद करने का वादा किया है और इसमें से 21 करोड़ रुपए सीधा मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए जाएंगे। नीता अंबानी ने कहा है कि केरल के लिए सभी को मदद के हाथ बढ़ाने चाहिए। चलिए इसी के साथ आवाज टुनाइट में इतना ही, लेकिन खबरों पे लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।